नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर में पोस्टमार्टम के साफ सफाई करने वाले युवक ड्रेसिंग करते पाए गए। एनडीटीवी के कैमरे में ये लापरवाही कैद हुई है। ड्रेसिंग करने वाला युवक बीएमओ साहब का आदेश का हवाला दे रहा है, तो वहीं बीएमओ का कहना है कि मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। घायल मरीज की ड्रेसिंग करते इस शख्स की ड्यूटी पोस्टमार्टम विभाग में साफ सफाई की है, लेकिन ये शख्स अपनी ड्यूटी से इतर मरीज की ड्रेसिंग कर रहा है। अजय इमलिया नाम का पोस्टमार्टम के वक्त साफ सफाई करने वाला ये शख्स जब ड्रेसिंग और टाके लगाने लगे तो ये समझा जा सकता है कि अस्पताल में इलाज की कैसी व्यवस्था होगी। हालांकि ये शख्स अपनी ड्यूटी से इतर ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ अपने आला अधिकारी के आदेशों का पालन कर रहा है। पोस्टमार्टम मुख्य काम है आपका? क्या काम है? बीएम का। तो यहाँ ड्रेसिंग कर रहे हैं आप? ड्रेसर नहीं है तो बीएमओ सर बोलेगी भाई करना है। अब घायल महिला का इलाज कर रहे डॉक्टर से जब इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उनका कहना है कि अस्पताल का ड्रेसर नहीं आया है। जरूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम में साफ सफाई करने वाला युवक ही ड्रेसिंग कर रहा है, जबकि बीएमओ का तर्क है कि इस अस्पताल में सालों से ड्रेसर की समस्या बनी हुई है। मजबूरी में साफ सफाई करने वाले युवक से ड्रेसिंग और टाके लगवा रहे हैं। जिनका ड्यूटी है तो उनको फ़ोन किया गया तो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। तो बीएमओ सर को हमने बता दिया था कि ड्रेसिंग में जिसका ड्यूटी है तो ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है। तो बीएमओ सर अजय भैया को बताया कि पेशेंट आए हैं करके, तो अपन उसको करवा रहे हैं। एक पेशेंट सीरियस हैं तो उनको प्राइमरी केयर करके ड्रेसिंग करके हम जिला अस्पताल अंबिकापुर के लिए रिफर करते हैं। ड्रेसिंग कौन कर रहा है इनका? ड्रेसिंग में अजय। कौन है वो? क्या काम है उनका? मुख्य काम? अजय वार्ड पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं। हमारे पास समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में अभी 4 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मरीज आए हैं और तत्काल प्राथमिक उपचार हमारे डॉक्टर के माध्यम से देखे और यहाँ पर थोड़े से ड्रेसिंग का व्यवस्था हमारे जो कर्मचारी के द्वारा उनके द्वारा लापरवाही समय समय पे उनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि हमारे पास ड्रेसिंग के लिए स्टाफ का कमी है। हमारे पास ड्रेसिंग के लिए जो ड्रेसर था एक रिटायरमेंट हो चुका है और एक ड्रेसर था अभी वो ईएल में है। और बाकी जो हम ड्रेसिंग कार्य जो हमारे जीवन दी समिति के कर्मचारी के माध्यम से मैं यहाँ पर प्रतिदिन उसका ड्यूटी लगाया जाता है। और तत्काल अभी ड्रेसिंग रूम आने से पता चल रहा है कि वो बिना बताए अनुपस्थित है और संबंधित को तत्काल नोटिस जारी कर उसको संबंधित से तलब किया जाएगा। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लाख दावे करती है, लेकिन राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। बलरामपुर से एनडीटीवी के लिए ब्रिजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छतरपुर के सिविल अस्पताल में डॉक्टरों को टॉर्च की रोशनी में इलाज करना पड़ रहा है। नर्स अंधेरे में इंजेक्शन लगा रही हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में 2-2 जनरेटर हैं, फिर भी अस्पताल प्रशासन की ऐसी लापरवाही समझ से परे। देखिए रिपोर्ट। मरीज को टॉर्च की रोशनी में इंजेक्शन लगा रही नर्स की ये तस्वीरें छतरपुर के नौगांव सिविल अस्पताल की है। अस्पताल में 4 घंटों तक अंधेरा छाया रहा, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अंधेरे में ही मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर पर्चे लिख रहे हैं और मरीज उमस भरी गर्मी के मौसम में तड़पते रहे। अस्पताल का ये हाल तब है जब 2-2 जनरेटर की सुविधा मौजूद है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से घंटों अस्पताल में अंधेरा छाया रहा। जी, आपकी कुआं की तबीयत खराब हो गई? पिताजी की? हाँ जी, हमारे पिताजी यहाँ से कब से भर्ती होते? कल से है। कल से। तो आज के बजे से लाइट चली गई? के बजे से परेशान हो रही? 4 बजे से। 4 बजे से लाइट नहीं आई है। हाँ। और बज के गए 7 बज गए। 3 घंटा से लाइट नहीं है। हाँ। तो ऐसी गर्मी में ऐसी परेशान हो रही, मच्छर काट रहे जैसे हैं। कहीं नहीं है कौन से तुमने स्टाफ में कि लाइट जलवा दो? मतलब ऐसे ही चल रहा है कि लाइट जला दो। अब पिताजी भी कहता रहा है कि भाई साहब लाइट जलाओ कोई भी। सिविल अस्पताल में बिजली न होने की वजह से शाम 7 बजे तक अंधेरे में रहा
जनरेटर न चलने की वजह तकनीकी खराबी बताई गई, लेकिन असल वजह जिम्मेदारों की अनदेखी थी। अस्पताल के वार्ड, ऑपरेशन कक्ष और इमरजेंसी रूम अंधेरे में डूबे रहे। मरीजों और उनके परिजनों की हालत ऐसी कि मानो उन्हें किसी कोठरी में बंद कर दिया गया हो। अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर का कहना है कि बिजली नहीं है, मजबूरी में ऐसे ही देखना पड़ रहा है। मरीजों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन रोशनी नहीं होने से जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि मीडिया की दखल के बाद जनरेटर को सही कर बिजली की व्यवस्था की गई। इतनी ज़्यादा आंधी यहाँ चली, जिस कारण से व्यवस्थाएं जो लाइट की थी वो समय से नहीं हो पाई, और इसके लिए मैंने अधिकारियों और जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार थे उनको हमने कॉल किया, और जितने जल्दी से जल्दी हो सका तो ये हमने व्यवस्था कराई। अस्पताल का अंधेरे में होना अस्पताल प्रशासन की कुव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। और तब जब सरकार ने इस अस्पताल के लिए 2-2 जनरेटर की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने दोनों ही जनरेटर को इस लायक नहीं रखा कि बिजली कटने पर उसका इस्तेमाल किया जाए। 4 घंटों तक अंधेरे में इलाज का चलना एक बड़ी लापरवाही है। छतरपुर से एनडीटीवी के लिए अरविंद कुमार तिवारी की रिपोर्ट। एनडीटीवी सिर्फ खबर पहुंचाना अपना मकसद नहीं रखता, बल्कि इंसान की ज़रूरत और उसकी तकलीफ से जुड़ी हर खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसी की तरह जब मासूम कृष्णा के इलाज के लिए उसके परिजन परेशान थे, तो एनडीटीवी ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कृष्णा के माता पिता की कहानी दर्शकों से साझा की और कई मदद के हाथ आगे भी बढ़े। लेकिन बदकिस्मती, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मासूम कृष्णा जिंदगी की जंग हार गया। इंसानी तकलीफों को साझा करते हुए एनडीटीवी जब अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ रहा था, तो एक और कहानी उसके सामने आई। वो है रिंकी राठौर की, जिसके पति किडनी की बीमारी से परेशान हैं। 3 बच्चियों की जिम्मेदारी चनाजोर गरम बेचकर परिवार चलाती रिंकी की दर्द भरी कहानी को एनडीटीवी ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया, और उसका ऐसा परिणाम सामने आया जो हमने भी नहीं सोचा। देखिए इंसानियत को बयां करती एनडीटीवी की खास रिपोर्ट। हम रिंकी राठौर की कहानी बयां करें, इसके पहले हम आपको मासूम कृष्णा की उस कहानी से एक बार फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो अब से कुछ महीने पहले एनडीटीवी सामने लाई थी। दरअसल 5 साल के मासूम कृष्णा को SMA नाम की गंभीर और बहुत रेयर बीमारी थी। कृष्णा के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी। एक इंजेक्शन जो विदेश से आना था, इतना महंगा इलाज कराने की कृष्णा के माता पिता की हैसियत नहीं थी। ऐसे समय में एनडीटीवी ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए कृष्णा के माता पिता के दर्द को दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद मदद के हाथ तो बढ़े, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कृष्णा जिंदगी की जंग हार गया। हमने एनडीटीवी परिवार से मदद मांगी, ये एक बार में आए। इन्होंने हमारे बच्चे के लिए सब किया, और हमने बहुत जगह मदद मांगी, कई जगह से हमें मदद नहीं मिली, बट एनडीटीवी से हमने सपोर्ट मांगा। सर एक बार में आया, हमारे बच्चे की सपोर्ट की बिल्कुल वो करते हैं, तो हम एनडीटीवी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, मैं और मेरी वाइफ। हमें एनडीटीवी परिवार से बहुत मदद मिली है। हमें पहली उम्मीद मिली है इनसे, ये हमारी पहली उम्मीद है, इसलिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एनडीटीवी के जरिए हमारे बच्चे को सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद, धन्यवाद एनडीटीवी। बहरहाल कृष्णा जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन एनडीटीवी ने अपनी सामाजिक सरोकार से जुड़ी खबरों के सामने लाने की कवायद जारी रखी। और इसी बीच एनडीटीवी की नजर शिवपुरी की इस महिला पर पड़ी। इनका नाम रिंकी राठौर है। बाजार में चनाजोर गरम बेच रही इस महिला की भी अपनी एक दर्द भरी कहानी है। पति किडनी से बीमार, ऊपर से 3 बच्चियों की पढ़ाई के साथ उनके भरण पोषण और पति के इलाज का बोझ, सब रिंकी के कंधों पर, और इनकम के नाम पर एक छोटा सा चनाजोर गरम का व्यवसाय। अकेली महिला इन खर्चों को कैसे सरवाइव करती? ऐसे में एनडीटीवी ने एक बार फिर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए उनकी दर्द भरी दास्तां को दुनिया के सामने कुछ इस तरह से सामने लाया। रिंकी कब से बीमार है, क्या क्या तकलीफें आपने उठाई और कैसे आप संघर्ष करती हुई अपनी 3 बेटियों को पाल रही हैं? 8 साल हो गया इनका तबीयत खराब हो गई। 2017 में हुआ था, और जब दिल्ली गए थे तो सिंधिया जी ने थोड़ा हेल्प कर दिया था, तो पर्ची काट दिए, थोड़ी दवाई मिल जाता था, और प्राइवेट लाने पड़ता है। और 8 साल से हम बहुत परेशानी में रहते हैं।
मेरा कोई सहारा भी नहीं है करने वाला। घबराइए नहीं। आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितना पैसा खर्चा कर दिया इलाज में? इलाज में 10-12 लाख रुपया लग गया। कहाँ से आपने इंतजाम किया? यहीं से ले आते हैं, ये थोड़ी बहुत धन काम में निकल जाता है, कर्ज ले लेते हैं, इसी से उठाते हैं। कर्ज ले लेके आपने इलाज कराया और बेटियों की जिम्मेदारी, ये 3 बेटियां हैं आपके पास? इसी से सब चलाते हैं हम। एनडीटीवी के माध्यम से रिंकी राठौर के जज्बे और उनकी जिंदगी के साथ हर रोज होते संघर्ष की इस कहानी को लोगों ने खूब सहयोग दिया। उनकी जिंदगी को सहारा देने के लिए बहुत लोग सामने आए, लेकिन इन्हीं में से एक दंपत्ति ऐसा भी आया जो महरूम कृष्णा के माता पिता है। कृष्णा के माता पिता ने कहा कि एनडीटीवी हमारी मदद के लिए आगे आया था, हम अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए, लेकिन जब रिंकी की दर्द भरी कहानी एनडीटीवी पर हमने देखी तो खुद को नहीं रोक पाए। कृष्णा के नाम पर जो रकम खाते में जमा हो रही थी उसमें से 5 लाख रिंकी और उसके परिवार को सहयोग के रूप में दे दिए। इस दंपत्ति ने ऐसा कर एक बार फिर साबित कर दिया कि इंसानियत वाकई बेमिसाल है। ये राशि जो कृष्णा के नाम पर एनडीटीवी के प्रयास से जमा की जा रही थी, वो कृष्णा के काम तो नहीं आ सकी, इस दुखी परिवार के काम आएगी, इस उम्मीद के साथ में आप ये चेक दे रहे हैं। कितने का चेक दे रहे हैं? 5 लाख रुपए का चेक है सर। 5 लाख रुपए का चेक? जी सर। हम ये चाहते हैं अब ये बच्चे पढ़ें और इनका इलाज हो जाए। प्राप्ति और चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट। ये चेक देखकर हमें बहुत खुशी हुआ है। इससे मेरे बच्चे पढ़ सकते हैं, मेरे पति का इलाज हो सकता है और तकलीफें दूर हो सकती हैं। तकलीफें दूर हो सकती हैं। ये हमारी कोशिश है और हम इस कोशिश को हमेशा इसी तरह बरकरार रखेंगे, क्योंकि खबरों को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य केवल हमारा नहीं है। हम इंसान से जुड़ी हुई बातें, उसकी जुड़ी हुई तकलीफें और इंसानियत को जिंदा रखने की कुछ इस तरह की मिसालें हमेशा अक्सर आपके सामने लाते रहे हैं, लाते रहेंगे, क्योंकि हम एनडीटीवी हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। सिंगरौली में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ के जोगियानी गांव के लोग कल तक गड्ढे से अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन एनडीटीवी ने गांव की समस्या को उठाया तो प्रशासन ने कई पीढ़ी के बाद गांव में हैंडपंप की व्यवस्था कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। सिंगरौली के जोगियानी गांव के ये लोग कल तक इसी गड्ढे से अपनी प्यास के साथ साथ रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन आज इनके गांव में सरकारी हैंडपंप लग चुका है। अब ये ग्रामीण इस गड्ढे के सहारे नहीं बल्कि हैंडपंप का साफ सुथरा पानी पीते और इस्तेमाल करते हैं। ऐसा संभव हो पाया है एनडीटीवी के सामाजिक सरोकार की खबरों को प्रमुखता से दिखाने की वजह से, जिसकी तस्दीक ये ग्रामीण खुद ही कर रहे हैं। पूछता ही नहीं, मतलब बहुत दिनों से पानी की समस्या हो रही थी, जिसमें हमारा एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी ने हमको ये मुद्दा लेके टेलीकास्ट किया, जिसमें ये हमारे देख रहे हैं पानी की समस्या का समाधान हो चुका है। जैसे यहाँ पे आदिवासी लोगों की मांग ये है कि जैसे हमारा सरकार ने या एनडीटीवी ने हमारी समस्याओं का समाधान किया है, तो उसी तरह रोड और पुलिया का, और जैसे छोटा मोटा थोड़ा बहुत खेत है उसमें सिंचाई का भी साधन की व्यवस्था कर दे, तो एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। जोगियानी गांव की पानी की समस्या तो दूर हो गई, जिसके लिए गांव के लोग एनडीटीवी की प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन अब इस गांव के लोगों को विकास की दूसरी सुविधाएं, सड़क और बिजली की सुविधाओं का भी इंतजार है। क्या समस्या यहाँ पे क्या बकाया रह गया है? रोड। अच्छा, आपके यहाँ आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो आप लोग तो फिर बीमार होते होंगे तो हॉस्पिटल जाने के लिए बड़ा तकलीफ होती होगी? हाँ, सब होला। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं कि हमको रोड की व्यवस्था की जाए? रोड चाहिए। अच्छा, आप यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? बहुत दिनों हो गया है। अच्छा, आपको यहाँ पानी की सुविधा कितनों दिनों बाद मिली? अरे बहुत दिन के बाद मिला है। अच्छा, ये सुविधा मतलब किस प्रकार से मिला, कैसे? बहुत कठिनाई से मिला है, यहाँ कठिनाई मांगते मांगते लड़ाई बजने करते करते मिला बा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब और आपकी समस्याएं क्या है यहाँ पे? रोड नहीं है, रोड आने जाने के लिए, रोड शादीशुदा संपन्न में मतलब आवे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो चाहिए। अच्छा, रोड चाहिए, सिंचाई के साधन में कुछ नहीं है, तो कुछ अगर इतना चीज अगर शिक्षित हो जाता बा तो भी कुआं भी चाहिए।
बहरहाल पीढ़ी दर पीढ़ी गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर इन ग्रामीणों के चेहरे पर हैंडपंप मिलने की खुशी साफ नजर आ रही है। पहले जिस गड्ढे से जानवर पानी पीते थे, उसी गड्ढे से मजबूरन इन्हें भी पानी पीने और खाने की जरूरतों में उस पानी का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। गांव में विकास की शुरुआत हो चुकी है। अब बस सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का इन ग्रामीणों को बेसब्री से इंतजार है। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बुरहानपुर में छोटे उम्र की एक ऐसी खेल प्रतिभा उभर कर सामने आई है जो बॉक्सिंग के दुनिया में धूम मचाने को तैयार है। उम्र अभी छोटी है और नाम है मोहम्मद उमर मनिहार। महज 8 साल की उम्र में मुक्केबाजी खेल में अपनी कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि चारों तरफ बस इनकी ही चर्चा है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फूल मालाओं से लदे इस नन्हे बच्चे को आप हल्के में मत लीजिएगा। इसके गले में ये फूल मालाएं ऐसे ही नहीं डाली गई हैं। बुरहानपुर के आजाद नगर में रहने वाला 4th क्लास का स्टूडेंट मोहम्मद उमर मनिहार आसमान की बुलंदियों में अपना नाम लिखवाने के लिए कमर कस चुका है। महज 8 साल की उम्र में ये बुरहानपुर का इकलौता कम उम्र का बॉक्सिंग चैंपियन बन गया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले उमर के पिता सद्दाम मनिहार खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं और खुद ही बेटे मोहम्मद उमर मनिहार के कोच भी हैं। पिता के मुताबिक उमर महाराष्ट्र के भिवंडी, मध्य प्रदेश के धार में अपनी आयु और वजन वर्ग में गोल्ड मेडल और स्टेट चैंपियनशिप के खिताब हासिल कर चुका है। इसी तरह नेशनल आर्म बॉक्सिंग इंडिया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, महाराष्ट्र के नासिक में और मुंबई में हाल ही में आयोजित प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल का खिताब अपने नाम किया है। अब उमर का अगला पड़ाव 9 और 10 मई को होने वाले गोवा में आर्म बॉक्सिंग इंडिया का साउथ एशियन चैंपियनशिप है, जिसमें सफल होने के बाद मोहम्मद उमर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल 2026 में थाईलैंड में आयोजित प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे। उमर के पिता ने अपने बेटे जैसी खेल प्रतिभाओं की मदद की गुहार सरकार, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं से की है। हमको आगे और मतलब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी और अभी तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम जो थे हमने मतलब किए हैं, लेकिन आगे हम चाहते कि बड़े जब हम आगे जब जाए, जैसे कि अब थाईलैंड का है, तो उस वक्त हमको चाहिए कि हमको कुछ सपोर्ट मिले, कुछ मदद मिले, ताकि हम इंडिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सके। 8 साल का बच्चा और बॉक्सिंग में और मार्शल आर्ट में जा रहा है, तो हम सरकार से ये अपील करिए कि सरकार इस और भी ध्यान दे और ऐसे बच्चे जो हमारे वहाँ पे होनहार बच्चे हैं उनका सपोर्ट करे और उनको गवर्नमेंट सहायता भी दे बाकायदा, ताकि इनका जो आगे कार्य करना है उसमें इनके सपोर्ट हो सके। किस तरीके की मदद चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम जिस तरीके की नीति आती, हर खेल में अलग अलग नीति आती, तो उसमें इस खेल के अंदर भी कुछ ना कुछ नीति आती होगी, उसके माध्यम से इन तक की सहायता करें। आप लोग समाज के लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं? समाज के लोग तो जिस तरीके से हो जा रही है, स्वागत कर दे रहे, इस्तेकबाल कर दे रहे। हमारे समाज में ऐसा है कि हमारे समाज के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखते तो है, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाते। सपोर्ट इसके लिए नहीं कर पाते कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती कि बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, किस लेवल पे जा रहा है। हमारे साथी ने जैसे हमको बताया कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो जितना हमसे हो सका हमने उसका सपोर्ट किया, साथ दिया। अब बाकी बातें तो मेरे भाई ने बता दी है, लेकिन मैं प्रशासन से, जिला कलेक्टर से, हमारी विधायक अर्चना चिटनी जी से, हमारे सांसद जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि विधि चाहे जो भी हो, जो निधि इसमें मिलती हो ना मिलती हो, लेकिन ये गरीब परिवार से आता है, तो इसकी आर्थिक स्थिति जो है, इसके पापा की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो मैं चाहता हूँ कि हम तो आप और जो मदद कर सकते हैं, लेकिन ये जो मदद करने वाले हैं तो ये ज़्यादा स्तर से ज़्यादा बढ़कर जो भी हिस्सा ले सके और इस बच्चे की मदद जहाँ तक के कर सके तो करे। और शहर के लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बच्चे की जो है तो मदद करेंगे और इस बच्चे का हौसला बढ़ाएंगे। लिटिल बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद उमर मनिहार अपनी पिछली सफलताओं से आत्मविश्वास से लबरेज हैं और आने वाली सफलताओं के प्रति आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उमर को पूरी उम्मीद है कि वे गोवा में खिताब हासिल करके आने वाले साल में थाईलैंड में भारत देश की तरफ से बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शामिल होंगे। कहते हैं प्रतिभाएं किसी सहारे की मोहताज नहीं होती, वे अपना रास्ता खुद ब खुद बनाते चली जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बुरहानपुर का ये नन्हा खिलाड़ी आने वाले दिनों में थाईलैंड में अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगा। बुरहानपुर से एनडीटीवी के लिए
शारिक अख्तर दर्रानी की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में टूरिस्ट न के बराबर आ रहे हैं। इस वजह से टैक्सी चलाने वाले परेशान। उनका कहना है कि लाखों रुपए लोन लेकर गाड़ियां खरीदी हैं, लोन चुकाना है, ड्राइवर्स को हर रोज पैसे देने होते हैं, अब काम ठप है। हम टूरिस्ट से अपील करते हैं कि वे कश्मीर आए, उन्हें 20% डिस्काउंट देंगे। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है अब्दुल रहमान से, जो जम्मू कश्मीर ट्रैवल एंड टैक्सी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं। पहलगाम हमले का सीधा असर जम्मू कश्मीर में यहाँ के टूरिज्म पर पड़ा है और इसी का एक हिस्सा है जो टैक्सी एसोसिएशन है। यहाँ पर मैं श्रीनगर में खड़ा हूँ और यहाँ पर ऑल कश्मीर टूरिस्ट टैक्सी ट्रांसपोर्टर वेलफेयर फेडरेशन है। इसके जो प्रधान हैं अब्दुल रहमान जी, वो मेरे साथ में हैं। उनसे हम बात करते हैं कि कितना असर पड़ा है पहलगाम हमले के बाद और क्या कुछ परेशानियाँ इनको हो रही हैं। सर, पहलगाम अटैक जो हुआ है, सबसे पहले तो जिस तरह का अटैक हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उसको हम कंडम करते हैं, पहले सबसे पहले उसको कंडम करते हैं। वो पता नहीं किसकी मेहरबानी से वो हुआ है। अभी उसका हम भुगता रहे, इस टाइम भुग रहा है पूरा जितने भी एसोसिएशन है सब एकदम। क्या असर पड़ा है सर, कितना असर पड़ा है? बिल्कुल 0% पे अभी हम है। हमारे गाड़ियों का फाइनेंस है 15 लाख 20 लाख। हमने नया गाड़ियाँ लाया, क्रिस्टा लाया था, हमारे बड़े गाड़ियाँ लाए थे, लेकिन सारे अभी बैठे फाइनेंस से जुड़े हुए। और उसके बाद एक ऐसा भी हमारे फाइनेंस के बगैर भी गाड़ियाँ, लेकिन वो दिन में रुपया 500 कमाते, 1000 कमाते थे, काम बढ़िया था, लेकिन सारा अभी 0 हो गया। अभी फाके कशी पे बैठे हैं। हम सोच रहे हैं अगर ऐसे ही रहेगा तो हम तो रोड पे बैठेंगे, हम तो उधर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, क्या करेंगे? हमारी शाम को घर में रुपया 500 जब नहीं लाएगा तो खाएगा क्या? हमारे पीछे बच्चे हैं, बीवी है, हम कहाँ से लाएंगे? जो आपके ड्राइवर्स हैं उनको भी परेशानियाँ हो रही हैं? बिल्कुल, वो बेचारे बैठे हैं यहाँ से, उनको चाय के लिए पैसा नहीं है। वो बिल्कुल सुबह आते हैं, शाम को रोते रोते वापस घर जाते हैं, क्या करेंगे? पहलगाम हमले के पहले क्या माहौल था? फर्स्ट क्लास था, एकदम बढ़िया काम था, एकदम पूरा पैक था। हम अपने रुपया 500 1000 कमा रहे थे, फाइनेंस वाला फाइनेंस भर रहे थे, अभी सब 0 पे। यहाँ से अधिकतर गाड़ियाँ कहाँ जाती थी? पहलगाम जाती थी? पहलगाम जाते थे, गुलमर्ग जाते, सोनमर्ग जाते, ले जाते, हर जगह जम्मू श्रीनगर चलते थे। अपना काम धंधा तो चलता था बढ़िया। अच्छा, पता नहीं हमारे किस्मत में क्या लिखा है। तो कुछ ऐसी भी बुकिंग हुई जो कैंसिल हो गई होंगी, पहले करा ली होंगी लोगों ने, कैंसिल हो गई? बहुत कैंसिल हो गई है। अभी हम ऐसे भी सोचते हैं अगर टूरिस्ट आए गए, हम उनको कम से कम 20% की डिस्काउंट भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा रोजगार चलता रहेगा इससे। मतलब डिस्काउंट भी तैयार है आप दें? बिल्कुल 20% पे डिस्काउंट चलेगा। हमारा ऑल कश्मीर 20% डिस्काउंट देगा हर एक टूरिस्ट को, और पूरा वेलकम करते अगर आएगा कोई, उसके लिए पूरा सुविधा है हमारे पास। 20% का डिस्काउंट। सरकार से क्या अपील है? सरकार से ये अपील है, इन ड्राइवरों को सोचो, जो जिनके फाइनेंस है उनको कुछ रिलेशन मिलना चाहिए, बैंक से कोई इंटरेस्ट कुछ ऐसा होना, और जो इसके बगैर फाइनेंस के बगैर है उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। उनकी रोजी रोटी कैसी चलेगी, ये मसला है। तो ये हैं अब्दुल रहमान साहब जो बता रहे हैं कि किस तरह से पहलगाम हमले के बाद असर पड़ा है काम धंधे पर। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो टैक्सियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इनका कहना ये है कि बहुत लोगों ने अपनी बुकिंग भी कैंसिल करा दी है और टूरिस्ट यहाँ आ नहीं रहे हैं। ऐसे में जिन गाड़ियों का लोन है, उनका लोन चल रहा है, उनको चुकाने में दिक्कत हो रही है। तो इस सबको देखते हुए इन्होंने ये कह रहे हैं कि अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको ये 20% तक का डिस्काउंट भी देने को तैयार हैं, और अपील कर रहे हैं कि टूरिस्ट जो है कश्मीर घूमने आएँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से टूरिस्ट बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं, उससे यहाँ का जो पूरा टूरिज्म सेक्टर है वो एक तरह से बैठ सा गया है। श्रीनगर से कैमरा पर्सन अशोक महाली के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। पहलगाम में आतंकियों ने आरू वैली, इसके साथ साथ अम्यूजमेंट पार्क और बेताब वैली की भी रेकी करवाई थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते यहां हमला
टाल दिया गया। आखिर यहां ऐसा क्या था कि हमला टाला गया? इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। इस वक्त मैं हूं पहलगाम के एम्यूजमेंट पार्क में। ये वही पार्क है जहां पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों ने इसकी रेकी भी करवाई थी। पहलगाम में ऐसी 3-4 जगह हैं जहां की आतंकवादियों ने रेकी करवाई थी। उनमें एक था एम्यूजमेंट पार्क और दूसरी आरू वैली, जो इसी रास्ते पर आगे जाकर यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। और तीसरी जगह है बेताब वैली, जो कि इस तरफ है आगे जाकर। बेताब वैली जो है वो काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इन्हीं जगहों पर आते हैं। जो बेसरन घाटी है वो सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है, ये सामने पहाड़ है बेसरन घाटी का और इसके ठीक पीछे जो है वो बेसरन घाटी है। तो आतंकवादियों ने बेसरन घाटी को फाइनली हमले के लिए चुना, लेकिन ये जो एम्यूजमेंट पार्क है, आरू वैली है और बेताब वैली है, यहाँ की भी रेकी इन लोगों ने करवाई थी। अब इन जगहों पर हमला क्यों नहीं हुआ? दरअसल सूत्रों के मुताबिक इन जगहों पर जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये चूँकि समतल में है, नीचे है और यहाँ से हमला करने के बाद भागना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बेताब वैली में और जो आरू वैली है या जो एम्यूजमेंट पार्क है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर हमला नहीं किया गया। ये सामने देखिए बहुत सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं बच्चों के लिए। अगर यहाँ पर भी हमला होता तो काफ़ी नुकसान होता, कई लोग यहाँ भी मारे जाते, लेकिन चूंकि ये जगह ऐसी है जहाँ से भागना थोड़ा मुश्किल है और यहाँ पर सुरक्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने इस जगह को फाइनली नहीं चुना। और सूत्रों के मुताबिक बेसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये काफ़ी हाइट पर है। यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर की हाइट पर है और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, ये आतंकवादियों को मालूम था, इसीलिए बेसरन घाटी को हमले के लिए चुना गया। और वहाँ पर हमला करने के बाद जो आतंकवादी हैं वो जंगल के रास्ते वहीं से कहीं निकल गए। तो ये पहलगाम में 3 से 4 जगह हैं जहाँ पर ये रेकी हुई और फाइनली बेसरन घाटी को चुना गया। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है ये काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ पर न केवल लोकल जो निवासी है वो आते हैं, बल्कि दूर दूर से यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। और इसीलिए आतंकवादियों के निशाने पर ये तमाम जो जगह हैं ये थीं और इसीलिए इन जगहों की रेकी कराई गई। अब इस मामले में जो एनआईए है वो लगातार जांच कर रही है। तमाम जो लोकल होटल वाले हैं, फोटोग्राफर हैं, जिप लाइन वर्कर हैं या फिर जो खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, उन तमाम लोगों से लगातार एनआईए पूछताछ कर रही है। ओवरग्राउंड वर्कर से भी पूछताछ की जा रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल पाए। तो पूरे 5 जहाँ पर ये बेसरन घाटी है उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार हुई है। बेसरन घाटी में हमले के वक्त कौन था उनकी लिस्ट तैयार हुई है और उन तमाम लोगों से जो है लगातार पूछताछ की जा रही है, चाहे वो होटल वाले हों, जिससे कि इस हमले को लेकर, इस पूरा जो जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, इस हमले को लेकर कोई सुराग मिल पाए। तो अभी ये जो पूरा इलाका है ये पूरा खाली है। टूरिस्ट यहाँ पर ना के बराबर आ रहे हैं, कुछ लोकल टूरिस्ट ज़रूर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए झूले जो है वो पूरे बंद पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट है नहीं। और आमतौर पर आज संडे का दिन है, संडे को यहाँ ऐसी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। काफ़ी लोकल लोगों से मेरी बात हुई, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा है। बहुत कम संख्या में केवल लोकल टूरिस्ट अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आपने सुना है पहलगाम अटैक के बारे में? हाँ। क्या सुना है? क्या सुना है? बहुत बुरा लगा। हमें जो हमारे गेस्ट आए थे यहाँ बाहर से, उनको मारा गया, हमें बहुत बुरा लगा। हमारे अब कश्मीरी भाई पढ़ते दिल्ली में, उनको भी मार रहे। जिसने भी किया उसको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इससे इंक्वायरी करनी चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, अब कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। पहले बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी, बिल्कुल भी नहीं, चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी। वेटिंग टाइम होता झूले में, बहुत मतलब 1-2 घंटा वेटिंग टाइम होता था। अगर टिकट लेते थे तो 3 घंटे के बाद ही मिलते थे। पिछले साल आए थे, इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए जगह नहीं थी। आज अच्छा लग रहा है, आज खाली पड़ा है? नहीं बुरा लग रहा है, हम बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। जी हमारे मेहमानों को मारा बहुत गंदा लग रहा है। इनको जल्द से पकड़ना चाहिए।
तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें किस तरह से बच्चे भी कह रहे हैं कि हमारे मेहमानों को मारा है और इनको जो है, जो भी इसमें शामिल हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर भीड़ भले ही ना हो, लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि सन्नाटा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जब लोग होते हैं यहाँ पर, ये चहल पहल होती है, ये गुलजार होता है, तब यहाँ पर अच्छा लगता है। तो सारे झूले बंद पड़े हैं। फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद आगे की जो आगे का प्रोसेस है वो लगातार जारी है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।